नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक हमें आज की इस वीडियो में कवर करने हैं उनके नाम है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। यानी आज हमें रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी ऑब्जर्वेशन एंड उसकी फाइंडिंग क्या थी और उन फाइंडिंग के आधार पर जो मॉडल ऑफ एटम दिया गया वो कौन सा था, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वन से, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रदरफोर्ड टुक वन सोर्स ऑफ द अल्फा रे पार्टिकल्स। उसने क्या किया, अल्फा रे पार्टिकल का एक सोर्स लिया विच एमिट द अल्फा रेज। वो क्या छोड़ता है, अल्फा रेज छोड़ता है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया कि अल्फा रेज होती क्या है, अल्फा रेज होती हैं +2 हीलियम 4 दीज काइंड ऑफ वेव्स रेज विच कंटेन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। अब इनकी एक स्ट्रेट बीम लेने के लिए इन्होंने बीच में एक स्लिट लगाई ताकि सिर्फ एक स्ट्रेट बीम ही पास ऑन हो, बाकी सारी की सारी रुक जाए। फिर इन अल्फा रे की स्ट्रेट बीम को इन्होंने पास करवाया ए थिन गोल्ड फॉयल के साथ। यानी ये हमारा स्लिट है, ये सोर्स है, ये सारी की सारी अल्फा रेज हैं और इनको जो स्ट्राइक करवाया गया है यहाँ पे वो गोल्ड फॉयल के साथ। ये गोल्ड है और गोल्ड फॉयल के साथ करके पीछे डिटेक्टर स्क्रीन लगा रखी है हमने। डिटेक्टर स्क्रीन पे ये देखते हैं कि भाई कहाँ जाके वो आपकी अल्फा रे स्ट्राइक कर रही है। तो कुछ हमें यहाँ फाइंडिंग्स मिलती है, वो वन बाय वन करके हम फाइंडिंग्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली ऑब्जर्वेशन ये आती है कि भी ये जो रेडिएशन आ रही है, अल्फा रेज आ रही हैं, they are majority of alpha rays are pass through the thin gold foil without any deflection। मेजोरिटी ऑफ रेज क्या करती हैं, थिन गोल्ड फॉयल से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास ऑन हो जाती है और डिटेक्टर स्क्रीन पे आके एक पॉइंट से टकराती है जिसका नाम है ओ कर दिया हमने। अब पहली ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है कि भी मेजोरिटी ऑफ रेडिएशन जो आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है और ओ पॉइंट से टकरा रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि रास्ते में इन्हें कुछ भी ऐसा कोई पार्टिकल नहीं मिला विच कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। मीन्स मैक्सिमम स्पेस जो होता है, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज एम्प्टी। कि मैक्सिमम स्पेस जो है आपका एटम के अंदर वो क्या है, खाली है। किस फाइंडिंग के आधार पर, इस फर्स्ट की फाइंडिंग के आधार पर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि भी सम एनर्जेटिक रेडिएशन दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ। ठीक है, कुछ ऐसी रेडिएशन है जो डेविएट करती है अपने पाथ से और आके स्ट्राइक कर जाती है किसके साथ, ए के साथ, ए पॉइंट के साथ। अब देखिए दूसरी फाइंडिंग है जिसके अंदर जो पाथ ऑफ रेज है वो चेंज तो हो रहा है लेकिन लिटिल चेंज हो रहा है। जो पाथ ऑफ अल्फा रेज है वो चेंज हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। ये फाइंडिंग हमें इस बात के बारे में बताती है कि जब ये रेडिएशन ट्रेवल कर रहे होंगे तो ट्रेवल करते करते, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी न किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के विसिनिटी में, क्लोजनेस में ये गुजरे होंगे जिसपे भी क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एज ए रिजल्ट ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और इनके रिपल्शन से इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। ओके, देन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आती है कि भी कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो ज्यादा डेविएट कर जाती है। गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद उनका डेविएशन ज्यादा आता है और ज्यादा आके वो इस बी पॉइंट से आके स्ट्राइक कर जाती हैं। और कुछ एक वेरी रेयर 1 in 20,000 करके, 1 in 20K, बहुत रेयर ऐसी रेडिएशन जिस पाथ से आ रही होती हैं उसी पाथ से बिल्कुल रिवर्ट बैक करके वापस चली जाती है। तो ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन हम पढ़ रहे हैं जो ये कहती है कि भाई या तो आप मेजर डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं या रेयर केसेस के अंदर बिल्कुल पाथ को रिवर्ट बैक कर रहे हैं। तो ये किस कारण से हुआ, देखिए हमने कहा था कि भी कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर प्रेजेंट है
जो इन अल्फा रेज को रिपल्शन के आधार पर इनको डाइवर्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो रेडिएशंस है ये उनके साथ टकराई हैं। अब टकराते वक्त ये हो सकता है कि वो जो एंटिटी है पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी, क्योंकि वो बहुत छोटी है, अदरवाइज बहुत सारी अल्फा रेज आपकी ये वाली ऑब्जर्वेशन शो करती, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इससे आपकी पार्टिकल्स से आके आपकी वेव्स किस काइंड से स्ट्राइक करती हैं कि भाई वो स्ट्राइक एजेस पे कर रही है या बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन उस आधार पर आती है कि भी वो टकरा रही हैं, कोने से टकरा के चली गई तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो ग्रेटर डिफ्लेक्शन होगा, और बिल्कुल अगर हेड ऑन कोलाइड कर गई तो जिस पाथ से आई थी उस पाथ से वापस लौट जाएगी। तो यहां से ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आई कि भाई कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिवली चार्ज और वेरी टाइनी एंड कंसंट्रेटेड, टाइनी भी है और कंसंट्रेटेड सब्सटेंस और पार्टिकल इज प्रेजेंट विद इन द एटम, जो कि बहुत छोटा है और प्रेजेंट है हमारे एटम के अंदर। यहीं से नाम निकल के आता है कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं। न्यूक्लियस ही वो टाइनी कंसंट्रेटेड मास प्रेजेंट है किसमें, एटम के अंदर। तो कोई हमसे पूछता है कि भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस ऑफ एटम नॉट द न्यूक्लियस ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस ऑफ सेल की डिस्कवरी कर रखी है, लेकिन वो बायो का टॉपिक हो गया। केमिस्ट्री के अंदर अगर न्यूक्लियस टर्म आती है तो ये रिलेटेड टू एटम आती है, और जब भी ये रिलेटेड टू एटम आएगी तब आपको क्या बताना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किससे हुई है। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन तीनों चारों फाइंडिंग से फिर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दिया है। रदरफोर्ड ने ये कहा कि आपका जो एटम का मॉडल है वो हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमने हमारा सोलर सिस्टम तो देखा होगा, आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। सेंटर में एक बहुत हैवी सन प्रेजेंट होता है हमारे, और जिसकी सराउंडिंग में जो डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते रहते हैं। तो आपका सन हो गया, सन के सराउंडिंग में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स में। अब इसी तरीके से ये मॉडल कहता है कि सेंटर में कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, और जो ये आउटर ऑर्बिट्स हैं, इन आउटर ऑर्बिट्स में कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और वो वैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे प्लैनेटरी सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। यानी ये मॉडल आधारित है रिजेम्बलेंस के साथ ऊपर, और किसके साथ रिजेम्बलेंस है, सोलर सिस्टम के साथ, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन के साथ वो रिजेम्बलेंस है। तो इसमें इन्होंने कहा सेंटर में प्रोटॉन प्रेजेंट है जी, पॉजिटिवली चार्ज, सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन वो इनके टाइम पे उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। तो इस मॉडल के अंदर हमें सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल की स्टडी करनी है, जिक्र करना है, तीसरे के बारे में ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं देनी है। लेकिन यहाँ जो ये मॉडल बोला गया ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिनके कारण फिर आगे ये फेल हो जाता है और आगे हमारी डेवलपमेंट लीड करती है नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम के साथ, जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हमें अब देखना है कि वो कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये बताएंगे कि भाई ये मॉडल जो है आपका वो फेल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सोलर सिस्टम में सन के अराउंड, तो जो प्लैनेट्स होते हैं और सन जो है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दैट फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम इस काइंड से निकालते हैं। और लाइक सेम वे में जो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है, उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं उस सेंटर के अराउंड और बाहर नहीं जाते हैं, अपने आप ये बाहर नहीं निकलते हैं, तो फोर्स प्रेजेंट है। लेकिन एक बात है, एक ऑब्जर्वेशन है, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट शो करता है,
तो यहां देखिए वो हर पॉइंट पर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन होती है। क्यों एक्सेलरेशन होती है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण, इसके चेंज होने के कारण आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिससे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। मींस पार्टिकल इस काइंड से जब एक चार्ज पार्टिकल मूव ऑन करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, और जब वो ऐसे मूव ऑन करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, वो एनर्जेटिक रेडिएशन को छोड़ेगा, एमिट करेगा। और अगर वो एनर्जेटिक रेडिएशन को छोड़ेगा, एमिट करेगा, तो उसकी एनर्जी वक्त के साथ कम हो जाएगी। अब अगर इनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी वक्त के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था वो क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो क्लोज आएगा, आता रहेगा, तो अल्टीमेटली उसे फेल डाउन करना पड़ेगा किसके अंदर, सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। यानी हम मैक्सवेल की इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, एमिट करके जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती रहेगी वो सेंटर के पास आता रहेगा, और जैसे जैसे वो सेंटर के पास आता रहेगा, क्लोज आता रहेगा, तो एक टाइम आएगा जब वो उसमें फेल डाउन हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इनका मास बहुत छोटा है, तो इनकी हाई वेलोसिटी पे ये मूव ऑन करते हैं, तो नियर अबाउट 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगता है ये सारी ऑब्जर्वेशन होने में। और अगर ऐसा होगा तो उस एटम को इतने टाइम के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन आपने एक थ्योरी पढ़ी है, आपने एक लॉ पढ़ा है जिसका नाम है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मींस एटम को क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है जितने आसानी से ये मैक्सवेल की ऑब्जर्वेशन कहती है कि एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो कोई हमसे अगर पूछे कि भी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है क्या, तब हमें ये बताना है कि भी ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने पढ़ा रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, और साथ के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि भाई उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम जो दिया है वो क्या है, उसकी मेन पोस्टुलेट्स क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है, किन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो आज की इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ, उन डेवलपमेंट्स के साथ जो डील करती है कि भाई कैसे हम अगले मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम तक पहुंचते हैं। धन्यवाद।